चलिए अब बात करते हैं किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ चुके हैं, सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी को भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। देखिए, अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्कीम प्रपोज की गई और अलग अलग समय पर अलग अलग टेक्सोनॉमिस्ट ने 2, 3, 4 और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसको प्रपोज किया था लीनियस ने। उन्होंने कहा कि अर्थ पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम 2 किंगडम्स में बांट सकते हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। उनके अकॉर्डिंग 2 ही तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे, या तो वो प्लांट थे या फिर वो एनिमल्स थे। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी, है ना। उन्होंने यूनिसेलुलर प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए कोई सेपरेट ग्रुप नहीं बनाया था और ना ही उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब किया था। तो इसको दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करते हुए एक दूसरा क्लासिफिकेशन आया, जिसे हमने कहा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और जो प्रपोज किया एक जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हीकल ने 1866 के आसपास। उन्होंने एक नया किंगडम बनाया और उसे नाम दिया प्रोटिस्टा, और उन्होंने कहा कि इसमें हम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करेंगे। तो उन्होंने बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी और प्रोटोजोआ को अंडर प्रोटिस्टा प्लेस किया। लेकिन यहाँ भी आप देखिए, अब हम जानते हैं कि जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं और बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। तो यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स को एक ही किंगडम में रख दिया गया था। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के 3 किंगडम थे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद आया 1956 में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको प्रपोज किया कोपलैंड ने। उन्होंने एक नया किंगडम सजेस्ट किया, दैट इज किंगडम मोनेरा। उन्होंने कहा कि भाई हम किंगडम मोनेरा के अंतर्गत यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखेंगे, मतलब जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें हम किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ 4 किंगडम बन गए, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। लेकिन यहाँ भी अभी एक कमी थी कि फंगी जो कि सेल वॉल भी रखती हैं और फोटोसिंथेसिस भी नहीं करती, मतलब वो सेल वॉल भी शेयर कर रही हैं और अपना फूड खुद बना भी नहीं रही हैं, मतलब ना ही तो वो प्लांट हैं और ना ही वो एनिमल हैं। तो फंगस के लिए कोई फिक्स पोजीशन, कोई किंगडम डिस्क्राइब नहीं किया गया था। तो यहाँ भी इस सिस्टम को इनकम्प्लीट माना गया, क्योंकि यहाँ पर फंगी का कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था। उसके बाद आया फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया 1969 में रॉबर्ट एच व्हीटेकर के द्वारा। इन्होंने 5 किंगडम डिफाइन की, जिनको नाम दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। यहाँ पर फंगी को भी एक सेपरेट किंगडम में मेंशन किया गया, क्योंकि वो किसी भी दूसरे किंगडम से उनके फीचर्स मैच नहीं कर रहे थे। तो 5वां किंगडम जो बनाया गया वो था फंगी। ठीक है, यहाँ पर जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड देयर ओरिजिन। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए व्हीटेकर ने ये 5 किंगडम्स बनाए, जो कि फाइनली सबसे ज्यादा प्रचलित क्लासिफिकेशन है। आज की डेट में हम इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। इस चार्ट की हेल्प से आप इन 5 किंगडम्स को समझ सकते हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है 5 कैटेगरीज में, 5 बड़े ग्रुप्स में। और आप जानते हैं अब किंगडम का मतलब क्या होता है। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो किंगडम्स आर द लार्जेस्ट कैटेगरीज। ये बड़े ग्रुप हैं जो एक लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा किंगडम आया वो आया किंगडम मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है, जिसको दूसरा नाम है प्रोकैरियोटी। इसको हम किंगडम प्रोकैरियोटी भी कह सकते हैं और इसका जो मोस्ट पॉपुलर नेम है वो किंगडम मोनेरा है।
ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं पाए जाते, और एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गीज। ठीक है, दूसरा किंगडम आया किंगडम प्रोटिस्टा। ये यूकैरियोटिक सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि जनरली यूनिसेलुलर हैं, और यहाँ इंक्लूड किया जाता है यूनिसेलुलर एल्गीज को और दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो यूकैरियोटिक सेल रखते हैं। नेक्स्ट आता है किंगडम फंगी। फंगी में इंक्लूड किया गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जो कि मल्टीसेलुलर थे, इनके पास सेल वॉल पाई जाती थी जो काइटिन की बनी हुई है और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट किंगडम है हमारा किंगडम प्लांटी। ये यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर एनिमल्स को ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, यहाँ सेल वॉल पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी हुई है और ये ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं। और हमारा लास्ट किंगडम था किंगडम एनिमेलिया, जहाँ पे इंक्लूड किया गया मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स को जहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती है और ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, मतलब अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अपने फूड के लिए ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कुछ सीक्वेंस इस तरह से है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पहले किंगडम से जो कि है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बेसिकली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मेनली आ जाते हैं बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरिया मेनली कंप्राइजेज ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस। हम जानते हैं बैक्टीरियाज आर ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं अर्थ पर। कोई जगह ऐसी नहीं, कोई प्लेस ऐसा नहीं है जहाँ बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। Many of them live in or on other organisms as parasite। जो बैक्टीरियाज हैं वो डिकम्पोजर्स भी हैं, पैरासाइट्स भी हैं, फोटोसिंथेसाइजर्स भी हैं। ठीक है, और ये पैथोजेनिक भी होते हैं। मोस्ट ऑफ जो बैक्टीरियाज हैं वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को, प्लांट्स को बीमार कर देते हैं, डिजीजेस फैलाते हैं। राइट तो बैक्टीरियाज आर जनरली उनकी शेप के अकॉर्डिंग हमने उन्हें कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है, जैसे कि जो स्फेरिकल शेप होती है उनको हम बोलते हैं कोकस बैक्टीरियाज, रोड शेप को हम बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, कॉमा शेप को हम विब्रियम बोलते हैं और स्पाइरल शेप को स्पाइरुलम। और ये सब चीजें आप प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में शुरुआत में पढ़ चुके हैं सेल चैप्टर में, तो हम यहाँ बैक्टीरिया को इसलिए बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। बैक्टीरियाज कैन बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। या तो ये सनलाइट से अपना फूड बनाएंगे, एनर्जी लेंगे, और समटाइम्स ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। मींस ये कुछ केमिकल से, कुछ बायोमोलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से भी एनर्जी गेन कर लेते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियाज को कहा जाता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, लेकिन जो वास्ट मेजॉरिटी है, जो ज्यादा नंबर है बैक्टीरिया का, वो हेटेरोट्रॉफ है। वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट हैं फूड के लिए। जो ज्यादा नंबर है बैक्टीरिया का वो हेटेरोट्रॉफ है एंड फ्यू ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरियाज इंक्लूड किए जा रहे हैं उनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, आर्की बैक्टीरियाज और यू बैक्टीरियाज। यू बैक्टीरियाज ट्रू बैक्टीरिया हैं, ट्रू प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जिनको आप पढ़ चुके हैं इन द फर्स्ट चैप्टर। सेल चैप्टर में हम इन्हें पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आर्की बैक्टीरियाज को। ठीक है, तो जो बैक्टीरियाज पहले इवॉल्व हुए वो आर्की बैक्टीरियाज थे, वो एंशियंट बैक्टीरियाज थे जो पहले आए, और उसके बाद आए हैं यू बैक्टीरियाज, मतलब ट्रू बैक्टीरियाज। तो आइए देखते हैं आर्की बैक्टीरियाज को। आर्की बैक्टीरियाज जो हैं ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में ही पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में,
जिनको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं, या हॉट स्प्रिंग्स में जिनको हम थर्मो एसिडोफाइल बोलते हैं, या फिर मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं जिन्हें हम मीथेनोजेंस कहते हैं। ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया हैं, जो ये एंशिएंट बैक्टीरिया हैं, ये नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं अपने सेल वॉल की स्ट्रक्चर में, और इनकी सेल वॉल का अलग स्ट्रक्चर ही इन्हें कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है। मतलब जहां नॉर्मल बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते, वहां भी आर्की बैक्टीरियाज जो हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मीथेनोजेंस की, ये मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, दे यूज ओनली CO2, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस एनर्जी टू लिव, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मीथेन गैस रिलीजेस। जो मीथेनोजन नाम पड़ा है, ये इसलिए पड़ा है कि ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान मीथेन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, द गिव ऑफ मीथेन गैस, इसलिए नाम पड़ा है मीथेनोजन, राइट। They are present in swamps, in marshy areas, in the gut of cattle. Cattle के gut में भी, मतलब इंटेस्टाइन में भी ये बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, और वहां पर भी ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आई? तो मीथेनोजेंस आर डिकम्पोजर्स एंड कैन बी यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। हम जब माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां बायोगैस के सिंथेसिस में भी आप पाओगे कि मीथेनोजेंस का यूज किया जाता है, बिकॉज बायोगैस का एक मेन कंपोनेंट होता है CH4, मतलब मीथेन गैस, है ना। तो मीथेन गैस को बनाने के लिए बायोगैस प्लांट्स में भी मीथेनोजन बैक्टीरियाज का यूज किया जाता है। बात समझ में आई? उसके बाद आते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, है ना, ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं हीट या कोल्ड लवर्स। ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे या बहुत कम टेम्परेचर पर भी ये सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तीसरे हैं इसमें हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, हेलोजन वर्ड जो है यहाँ पर ये सॉल्ट लवर के लिए यूज किया गया है। तो इनको हम सॉल्ट लवर बोलते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में, सॉल्ट लेक्स में पाए जाते हैं, जहां पर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये डेड सी में या जो ग्रेट सॉल्ट लेक है वहां पर पाए जाते हैं, जहां पानी में सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, जहां बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स जाएंगे तो वो जम जाएंगे, लेकिन जो आर्की बैक्टीरियाज हैं वो वहां बहुत सक्सेसफुली सरवाइव कर पाते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग है, और वो इनको इनेबल कर रहा है इन एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के लिए। बात समझ में आई? तो दीज आर द आर्की बैक्टीरियाज। आर्की बैक्टीरियाज में यही 3 वेराइटीज हैं जो पाई जाती हैं, दैट इज मीथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स, राइट। ठीक है, नॉर्मल जो यू बैक्टीरिया है उसके बारे में आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अलावा यहाँ पर एक और ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है इस किंगडम में, जो कि है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ये स्मॉलेस्ट सेल भी है। तो यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि ये कुछ कैटल्स में डिजीजेस पैदा करती हैं, कुछ प्लांट भी डिजीजेस ऑब्जर्व की गई हैं जो कि माइकोप्लाज्मा से हो जाती हैं। ठीक है, और यू बैक्टीरिया को तो आप जानते ही हैं, राइट। तो किंगडम जो मोनेरा है वहां हमने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को प्लेस किया। इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक और ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है जो कि है साइनोबैक्टीरिया, है ना। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं। तो ये ही वो बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो साइनोबैक्टीरिया को भी आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो भी किंगडम मोनेरा के अंतर्गत ही रखे गए हैं, और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक, बात समझ में आई? तो दिस इज अबाउट द किंगडम मोनेरा।
चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे किंगडम पर, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जहां पर प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जो मेंबर हैं इस किंगडम के वो जनरली प्राइमरीली वो एक्वेटिक हैं, पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली या सेक्सुअली किया जाएगा, विच इन्वॉल्व सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। किंगडम प्रोटिस्टा को हमने डिवाइड किया है कुछ सब कैटेगरीज में। ठीक है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं वो कुछ 5 तरह के हैं: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स और यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, समझते हैं कि ये क्या है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं क्राइसोफाइट्स पर। इन्हें गोल्डन प्लांट भी कहा जाता है। जो क्राइसोफाइट्स हैं ये इंक्लूड कर रहे हैं 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स को, जो हैं डायटम्स और डेस्मिड्स। ठीक है, ये फ्रेश वाटर या मरीन दोनों ही एनवायरनमेंट में पाए जा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं और ये पानी में तैरते हैं। दे फ्लोट पैसिवली। पैसिवली मीन्स अपना कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तैरने में, पानी में केवल पड़े रहेंगे, है ना। और जैसे पानी फ्लो करेगा, पानी के फ्लो के साथ ही, वाटर करंट के साथ ही ये फ्लोट करते हैं। तो ऐसी फ्लोटिंग को हम पैसिव फ्लोटिंग बोल रहे हैं, जहां पे एनिमल अपना कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे यूनिसेलुलर एनिमल्स या प्लांट्स जो पानी में पैसिवली फ्लोट करते हैं उनको हम प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो फोटोसिंथेटिक होते हैं तो उनको हम फाइटोप्लैंक्टॉन बोल देते हैं, और अगर वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं तो उनको ज़ूप्लैंक्टॉन्स बोल दिया जाता है। बेसिकली पैसिवली फ्लोट करना वाटर करंट के साथ, अगर कोई एनिमल ये फीचर शो कर रहा है, कोई प्लांट मतलब यूनिसेलुलर एनिमल या प्लांट को ये फीचर शो कर रहा है, तो उसको प्लैंक्टॉन कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज्यादातर जो क्राइसोफाइट्स हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, अब डायग्राम में आप देख सकते हैं, है ना, ये आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं, दिस और दिस। ठीक है, तो ये डेस्मिड्स हैं, दिस एंड दिस, दीज टू आर डेस्मिड्स, और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज डायटम। डायटम जो है वहां पर जो सेल वॉल है वो 2 ओवरलैपिंग शेल की मिलकर बनी होती है। मतलब आप ऐसे मानिए कि लाइक अ सोप बॉक्स, है ना, साबुनदानी के जैसे वहां 2 अलग अलग शेल पाए जाएंगे, 2 अलग लेयर पाई जाती हैं जो आपस में फिट हो जाती हैं, जैसे हम बॉक्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाली प्लेट है एक, और एक ये नीचे वाली प्लेट है, तो ये दोनों प्लेट आपस में साबुनदानी के जैसे बंद हो जाएंगी। ठीक है, इनकी खास बात क्या है कि डायटम्स की जो सेल वॉल है वहां पर सिलिका एम्बेडेड होता है, वहां सिलिका प्रेजेंट होता है, सिलिका पाया जाता है। तो जो इनकी वॉल हैं वो सिलिका की वजह से काफी मजबूत हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। देयर वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, वो टूटती नहीं है, खराब नहीं होती हैं। तो फ्रॉम द ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब लगातार सी बेड पे ये जो डायटम्स हैं इनकी वॉल इकट्ठा होती रहती हैं, तो उससे जो अर्थ बनती है, जो सॉइल बनती है, उसको बोलते हैं डायोमिटेशियस अर्थ। ठीक है, डायटम्स के लगातार जमा होने की वजह से, उनकी सेल वॉल की लगातार जमा होने की वजह से जो अर्थ फॉर्म होती है, जो सॉइल फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। ठीक है, और इस सॉइल का या इस अर्थ का यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में, मतलब कमर्शियल पर्पस में इसका यूज हम कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी ग्रिटी है, थोड़ी सी हार्ड है।
बात समझ में आई। डाइटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन कहा जाता है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि डाइटम्स जो हैं ये फोटोसिंथेटिक हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसीलिए चीफ प्रोड्यूसर्स इन द सी इनको कहा गया है, बिकॉज सी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो इवॉल्व करते हैं वो क्राइसोफाइट्स ही हैं, डाइटम्स ही हैं, इसीलिए इनको गोल्डन प्लांट्स कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की दूसरी कैटेगरी की, जो है डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये भी मोस्टली मेराइन हैं और फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक है, इनके पास जनरली 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं और उन 2 फ्लैजिला की हेल्प से ये स्पिनिंग मूवमेंट शो करते हैं। मतलब स्पिनिंग मीन्स ये अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमते हैं, स्पिनिंग मूवमेंट शो करते हैं। इनका जो कलर है वो जनरली येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। सेल में जिस भी रंग का पिगमेंट है वैसा ही रंग ये शो करते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो हार्ड है, थिक है और वो सेलुलोज प्लेट्स की बनी होती है। ठीक है, जनरली वेरी ऑफन ऐसा देखने में आता है कि एक डायनोफ्लैजिलेट है जिसको हम बोलते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम और उनकी वजह से जो सी है, जो समुद्र है, वो लाल रंग का दिखता है, जिन्हें रेड टाइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं दे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी जो मेराइन एनिमल्स हैं, स्पेशली जो फिशेज हैं, उनको नुकसान होता है, उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। आप देख सकते हैं जो डायग्राम है इसमें आपको 2, 3, 4 तरह के डायनोफ्लैजिलेट्स दिखाए गए हैं। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ठीक है, these two are the microscopic views of dinoflagellate। ठीक, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी यहां पर आती है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। स्टेगनेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं पेलिकल। ठीक है, सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल जैसी एक लेयर है जिसको पेलिकल बोल रहे हैं और वो प्रोटीन की बनी हुई है, वहां ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और यही जो सेल वॉल है इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी, दीज ऑर्गेनिजम्स ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और जब सनलाइट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही तरह का न्यूट्रिशन पाया जा रहा है। ये ऑटोट्रॉफिक भी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ये हेट्रोट्रॉपिक भी है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिगमेंट पाया जा रहा है, जो ग्रीन पिगमेंट यहाँ पाया जा रहा है, वो हायर प्लांट, जो प्लांट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है या प्लांट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, उन पिगमेंट से यूग्लिनॉइड्स के जो पिगमेंट हैं वो काफी मैच करते हैं, इसीलिए इनको प्लांट और एनिमल्स, इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि ये प्लांट की तरह भी बिहेव कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और सनलाइट की एब्सेंस में ये एनिमल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जो यूग्लिना जो इस कैटेगरी का एग्जाम्पल है, यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड को फंगी लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है क्योंकि कुछ फीचर्स में ये फंगी जैसे हैं, फंगी से मैच होते हैं, जैसे कि दे आर सेप्रोफाइट, दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डेड और डिकेइंग मैटर पर ये फीड कर रहे हैं। और जो स्लाइम वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है वो इनके जिलेटनियस अपीयरेंस की वजह से यूज किया गया है। माइक्रोस्कोप में देखने पर ये जिलेटिन जैसे दिखते हैं तो नाम दे दिया स्लाइम। ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये ग्रुपिंग करके फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं जो स्पोर्स बियर करती हैं। यहाँ पर आप जानिए स्पोर
क्या होते हैं ये वर्ड, शायद आपने पहले कभी सुना है या नहीं, मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। व्हाट आर स्पोर्स? स्पोर्स जो हैं वो एक तरह की रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो कि नया इंडिविजुअल बनाने की कैपेसिटी रखती हैं विदाउट द फ्यूजन विद अनदर सेल। मतलब स्पोर्स में कोई फ्यूजन नहीं होता है, जस्ट लाइक गैमेट्स। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि स्पोर जो है इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जो गैमेट्स हैं, है ना, जो गैमेट वर्ड आपने सुना है, यूज किया है, गैमेट यूज किए जाते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब गैमेट्स में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और तब न्यू इंडिविजुअल बनेगा। वो पहले जाइगोट बनाते हैं, लेकिन जो स्पोर्स हैं वो डायरेक्टली ही नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स भी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक, they found creeping on debris, decaying leaves or twigs in soils or in forest floor or on trees, canopies, है ना, ये moist, dark और cool conditions में पाए जाते हैं। सेम कंडीशन जो फंगस को ग्रो करने के लिए चाहिए, वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, इसीलिए इन्हें कहा जा रहा है दे आर फंगी लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, अपना फूड खुद नहीं बना सकते। और इनकी वेजिटेटिव फेज जो है, मतलब वो फेज जब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तब इनकी बॉडी पर सेल वॉल नहीं पाई जाती। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, इवन लास्ट कैटेगरी ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि है प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स जो है उन्हें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है क्योंकि वो एनिमल जैसे फीचर्स शो कर रहे हैं, मतलब वो हेटरोट्रोपिक हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जो प्रोटोजोन्स हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है, यहाँ पर सेल वॉल भी नहीं पाई जाती। ठीक है, सेल पर केवल एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। डन, ये अपने फूड के लिए, अपने ऑर्गेनिक फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते। अब अगर इनके फर्दर टाइप्स की बात करते हैं तो जो प्रोटोजोन्स हैं वो 4 तरह के हैं, जिसमें नंबर 1 है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड से यहाँ मतलब है अमीबा जैसे प्रोटोजोन्स। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। They move and capture their prey by putting out pseudopodia। आप जानते हैं अमीबा तो आपने प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया है, तो जो अमीबा है वो सूडोपोडिया की हेल्प से, है ना, फैगोसाइटोसिस करता है और अपना फूड इनटेक कर लेता है। ठीक है, तो सूडोपोडिया ही एज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी यूज किए जाते हैं, जिनको फॉल्स फीट कहा जा रहा है। एग्जाम्पल है अमीबा, एंट अमीबा। ठीक है, यहाँ पर आप अमीबा को तो देख ही रहे हैं, दिस इज अमीबा, और ये जो डायग्राम है दिस इज एंट अमीबा। ठीक, नंबर 2 यहाँ पर आते हैं फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स। ये वो प्रोटोजोन है जहां फ्लैजिला पाए जा रहे हैं एज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस सच ऑर्गेनिजम्स आर ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है और ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है जो उसे कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं दीज ऑल आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। आप देखिए सभी में फ्लैजिला पाया जा रहा है। दिस इज लेशमानिया, दिस इज जियार्डिया, ट्रिपैनोसोमा और ट्राइकोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाते हैं। आप देखिए ये जो आप पैरामीशियम देख रहे हैं, यहाँ आपको सीलिया मूव करते हुए दिख रहे हैं, तो सीलिएटेड हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। दे हैव अ कैविटी नोन एज गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। देखो जो ये आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, दिस ये स्ट्रक्चर ही है गलेट। ये फूड कैविटी है जो सेल से बाहर निकल जाती है, यहाँ पर फूड आ जाता है और फिर उसको अंदर ले लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स जो हैं ये इंक्लूड कर रहे हैं डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट
have an infectious spore-like stage in their life cycle. इनका नाम स्पोरोजोवन है क्योंकि स्पोर जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपनी लाइफ साइकिल के दौरान, और जनरली ये जो स्टेज है ये इन्फेक्शियस होती है। इसका मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल जो आप याद रखेंगे वो है प्लाज्मोडियम। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया पैरासाइट है, ये मलेरिया कॉज करता है और मच्छर की हेल्प से ये ह्यूमंस तक पहुंचता है, ठीक है, विच कॉजेज मलेरिया विच हैज एन स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। आप देखते ही हैं हर साल जब बरसात का मौसम आता है तो मच्छरों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है और मलेरिया हर साल फैलता ही है और बहुत सारी डेथ हर साल इस डिजीज की वजह से हो जाती हैं। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिज्म वो एक स्पोरोजोवन है, वो एक प्रोटोजोआ है जिसकी लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज आती है, स्पोर जैसी स्टेज आती है। स्पोर लाइक स्टेज से यहाँ मतलब है बेसिकली एक नॉन मोटाइल राउंडेड स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं और वो ही इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ये आप आगे डिटेल में वहां भी पढ़ेंगे जब हम मलेरिया को डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। तो वहां मलेरिया की लाइफ साइकिल है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है, तो वहां भी ये चीज रिपीट होगी, ठीक है। तो इसके लिए प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे।